अब हम 9th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर 6। चैप्टर 6 में मैंने यहाँ तक पढ़ाया था कि कैपिटल जी स्मॉल जी क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अभी जी की जो वैल्यू निकल कर आई है -11, उसकी यूनिट जो निकली, यूनिट बताओ कैसे निकली है। कैपिटल जी की यूनिट और स्मॉल जी की यूनिट क्या है, ये मैं निकालने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, लाओ ट्यूशन को रिश्ता दो, आराम से तार पे नहीं लगे, ध्यान रखना। या दे दो, बस मैं कर दूँगा, दे दो। अब देखो, हमने यहाँ से पढ़ लिया था ना, ये हमने ये पढ़ा था कि कैपिटल जी और स्मॉल जी। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। कैपिटल जी हमने इधर इधर लिया था, ठीक है। कैपिटल जी और स्मॉल जी हमने पढ़ा था। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10 की पावर -11, ये पढ़ा था ना हमने। लेकिन इसकी यूनिट की पढ़ी हमने डिटेल से पढ़ी थी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, ये पढ़ा था। ये यूनिट कैसे निकली है बता रहा हूँ मैं। हमें फार्मूला ये पता है, ये फार्मूला में पढ़ा था कि न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है F=G m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, ये पढ़ा था कि फोर्स जो है किसी भी दो बॉडी के दरमियान, जिस दो बॉडी का मास m1 m2 हो, उनके दरमियान जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन होती है, वो बराबर होगी G m1 m2 अपॉन r² के। यानी फोर्स जो दोनों बॉडी के प्रोडक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तो दोनों बॉडी के दरमियान डिस्टेंस, अगर r डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, इस G की वैल्यू इतनी छोटी निकलती है, -11 तो बहुत छोटी वैल्यू, इसी वजह से कोई भी दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट नहीं होती। अब हम ये कह रहे हैं, और कैपिटल जी को कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसकी यूनिट न्यूटन मीटर कैसे निकली। अब जी की यूनिट निकालने जा रहे हैं, तो अब इसको मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व करते हैं। एफ को नीचे बन डालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। एफ को r² से मल्टीप्लाई कराओ, एफ मल्टीप्लाई बाय r², और इस पूरी चीज़ को G m1 m2 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, G m1 m2 ही बचेगा। ये बचेगा ना, ये G की यूनिट निकालने जा रहे हैं, तो G बराबर हो जाएगा क्या, F मल्टीप्लाई बाय r² डिवाइड बाय m1 m2 को नीचे ले आओ, m1 मल्टीप्लाई बाय m2। ठीक है, अब निकाल लो F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। R क्या चीज़ होता है, सेंटर। भाई इस क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, R क्या चीज़ होती है, दो बॉडी के दरमियान डिस्टेंस, दो बॉडी के दरमियान डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को यूनिट यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं ना। तो डिस्टेंस मीटर मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मीटर, मीटर का स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन m1 क्या है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम। तो ये बन गया, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, और जब ऊपर हो जाएगा तो किलोग्राम -2 हो जाएगा। ये हो गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2 है। इसका मतलब ये पावर 2 जब ऊपर लेकर जाओगे -2 बन जाएगी, तो वही यूनिट निकलेगी। यहाँ से यूनिट निकल के G की यूनिट निकल गई। अब स्मॉल जी की यूनिट क्या होती है, स्मॉल जी की यूनिट, ये तो एक्सेलेरेशन है, तो क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो पता ही नहीं, ये कहते निकाली मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलेरेशन है, तो एक्सेलेरेशन यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम निकाल सकते हैं वहाँ से। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट बताना था, ये बता दिए। अब हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं, इसका न्यूमेरिकल, इसका एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं। ये एक आसान न्यूमेरिकल है,
एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये देखिए, ये बोला देखो, डिटरमिन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास 500 किलोग्राम 800 किलोग्राम, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 2 मीटर। बोला दो बॉडी है, एक बॉडी का मास, दो स्फेरिकल बॉडी है। स्फेरिकल बॉडी समझते हो ना, जैसे फुटबॉल एक स्फेरिकल बॉडी है। दो फुटबॉल है, एक का मास है 500 किलोग्राम, M1 हमने 500 किलोग्राम ले लिया। दूसरी फुटबॉल है, उसका मास है 800 किलोग्राम, M2 800 किलोग्राम ले लिया। तो दोनों फुटबॉल के दरमियान डिस्टेंस कहाँ है? 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो R हो गया 2 मीटर। आपको निकालना है डिटरमिन द ग्रेविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों फुटबॉल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी? दोनों फुटबॉल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी? तो आपको जी की वैल्यू पता है, कैपिटल जी की वैल्यू इतनी होती है, अभी हम देख चुके हैं। और फोर्स निकालनी है आपको। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो फोर्स बराबर हो जाएगा जी की वैल्यू पूरी रख दी। M1 कितना है? 500 किलोग्राम, M2 800 किलोग्राम, डिवाइड बाई R स्क्वायर। R कितना है? 2 मीटर, 2 मीटर का स्क्वायर। अब इस पूरे को सॉल्व किया तो कट कटा के आंसर आ गया 6.67 टन के पावर माइनस 6 न्यूटन। फोर्स कितनी आई दोनों फुटबॉल के दरमियान? दोनों फुटबॉल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी आई? 6.67 10 की पावर माइनस 6। तो कितनी कम फोर्स आई? -6 में आई ना। कितनी कम फोर्स आई? तभी वो दो फुटबॉल आपस में चिपक नहीं रही। -6 में, अगर ये +6 में होती तो दोनों फुटबॉल आपस में चिपक जाती, ठीक है ना। हाँ, तो ये -7 को उल्टा निकाल लिया है। ये -7 है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर में निकलेगा 0.0000006.667 निकलेगा। समझ आई? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन -6 में आ रही है ना, तो -6 में मतलब बहुत छोटी पावर है, और बहुत छोटी पावर। अगर +6 होती तो ये 6.66 यानी 66 मिलियन तक पहुँच गया, 6 ट्रिलियन तक पहुँच जाता है। लेकिन -6 में तो उल्टा चलते हैं, पता है ना, -6 में उल्टा चलते हैं। तो 0.0000006, तो कितनी छोटी वैल्यू है। 10 को भी मल्टीप्लाई करें, 10 का मल्टीप्लाई, सिर्फ पावर को मल्टीप्लाई करना है। 10 का कोई काम नहीं है। 10 का काम नहीं, तो वो शो कराने के लिए होता है सर कि 10। 500 और 800 को पहले करवाया है। 500 को 800 मल्टीप्लाई कराओ, इसको 6.67 से मल्टीप्लाई करा दो, और 2 का स्क्वायर और 4 से डिवाइड करा दो। जो आंसर आएगा वो लिख दो, 10 की पावर -11 ऐसे छोड़ दो, तब भी वही आंसर। 10 की पावर -11 कैलकुलेटर सिंपल कैलकुलेटर में थोड़ी होगा, सिंपल कैलकुलेटर में कर रही हो, करनी हो -11। समझ आई? फोर्स कितनी निकली दोनों फुटबॉल के दरमियान? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी निकली? 6.67 के -6 पावर कितनी है? बहुत छोटी। अगर ये +6 होती तो पावर कितनी बढ़ जाती? 6 मिलियन निकल जाता, 6 मिलियन न्यूटन। और 6 मिलियन न्यूटन दो बॉडी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो कैसी तेजी से चिपकेगी वो। और 6 मिलियन न्यूटन को उल्टा कर दो, नेगेटिव में चले जाओ, तो कितनी मामूली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तभी तो वो दोनों बॉल आपस में चिपक रहेंगे। तो हम जो कहते हैं जो जी की वैल्यू -11 है, इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी दो बॉडी के दरमियान इतनी मामूली सी होती है, इतनी मामूली न्यूटन की फोर्स होती है कि दोनों बॉडी आपस में चिपकती नहीं। समझ आ गई बात? ये जो तुम्हारे के लिए इसका हो गया। Hence the gravitational force of attraction between the two bodies is 6.0 - 6 न्यूटन। न्यूमेरिकल हो गया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। की पॉइंट तो तुम्हें पढ़ने हैं ना, तो सारा काम मैं थोड़ी देर को बच्चों को करा। अब एक ही पॉइंट जो मैंने पढ़ा दी, जो मैंने समझाया वो सारे की पॉइंट में लिखे हुए, तुम रीड करना, ठीक है। की पॉइंट का मतलब होता है जो आपने पूरा थ्योरी पढ़ी है उसमें से अहम पॉइंट आपने निकाल लिए। की पॉइंट आपको जो है खुद रीड करना ही है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम क्या देख रहे हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, अच्छा हमने न्यूटन का ठंडा पढ़ा है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है ना। क्या है वो न्यूटन थर्ड लॉ?
बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना, ये पढ़ा है मैं। हर एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एवरी एक्शन हैज़ इट्स रिएक्शन इन इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, पूरा स्टेटमेंट एग्जैक्टली स्टक पे है ही। असल जो मैंने लॉ पता है वो था, और वो पूरा उनके जो रिटर्न है वो तो अब नहीं होगा। हर एक्शन, लॉ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो जितना एक्शन जितना पावरफुल होगा, रिएक्शन भी उतना ही पावरफुल होगा। ठीक है ना, रिएक्शन जितना पावर, आपने बॉल को ज़मीन पर ऊपर से नीचे इतनी हाइट से गिराओगे तो बॉल ज़मीन पर इतनी हाइट पर वापस आएगी, है ना। बहुत ऊंचाई से गिराओगे बॉल तो बॉल ज़्यादा ऊपर जंप करेगी। जितनी हाइट से बॉल को नीचे ज़मीन पर को उतनी ज़्यादा जंप करेगी ना ऊंची। तो एक्शन ज़्यादा था तो रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। एक्शन थोड़ा सा, यहाँ से बॉल को छोड़ोगे तो एक्शन थोड़ा सा हुआ तो रिएक्शन भी थोड़ा सा होगा। ऊपर से छोड़ोगे तो एक्शन ज़्यादा होगा तो रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है हर एक्शन और रिएक्शन, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसकी एक्शन की डायरेक्शन ऊपर से नीचे, इसकी रिएक्शन की डायरेक्शन नीचे से ऊपर, डायरेक्शन अपोजिट होती है। हर एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है। अब न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इसमें रिलेशन हम बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं, रिलेशन का न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा। हमने कहा हर दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही होती है। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। बॉडी ए बॉडी बी पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही होती है वही बॉडी बी बॉडी ए पर भी वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही होती है। बॉडी ए जिस फोर्स से बॉडी बी को खींच रही होती है, बॉडी बी भी उसी फोर्स से बॉडी बी ए को खींच रही होती है। बॉडी बी बॉडी ए पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, बॉडी बी बॉडी ए पर, तो बॉडी ए भी बॉडी बी पर वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही होती है। दोनों की फोर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। बॉडी ए कहाँ पर खींच रही है, इस डायरेक्शन में खींच रही है, और बॉडी कहाँ पर खींच रही है, वो इस डायरेक्शन में खींच रही है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन में रिलेशन, एक सिमिलरिटी आ गई, सिमिलरिटी आ गई ना। उसमें भी क्या बोलता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। यहाँ पर भी एक्शन हो रहा है, एक बॉडी एक्शन कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खींच रहा है एक बॉडी को, और दूसरा बॉडी उसके रिएक्शन के तौर पर भी इसको खींच रहा है अपनी तरफ। हर एक्शन का एक रिएक्शन हो रहा है, दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम होती है, दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट है। तभी हम कहते हैं कि न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपस में सिमिलर हैं। कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसिस्टेंट विथ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो लिहाजा स्टेटमेंट हमारी क्या बनी, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसिस्टेंट विथ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट बनी हमारी। अब हम बने ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है,
अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? ज़मीन जो है हर बॉडी को अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रही होती है। तो इसका मतलब ज़मीन की अपनी कोई फील्ड है तभी तो खींच रही है ना। जिस तरह मैग्नेट होता है, आपके पास एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है। आप इसके करीब कोई चीज़ लेकर आओगे तो उसको चपकेगा ना। अब ये फर्स्ट करो, ये लोहा है, आयरन का पीस है, मैं इसको करीब लेकर आऊँगा तो चपक जाएगा। इस मैग्नेट की अपनी एक फील्ड होगी। क्या इस आयरन के पीस को मैं बस बिल्कुल कोने में रख दूँ, वहाँ तो चपक जाएगा ये? इसका मतलब ये आयरन का पीस इसकी फील्ड से बाहर है। इसका मतलब इसकी पर्टिकुलर अपनी कोई फील्ड होगी, क्योंकि ये मैग्नेट है। ये सब मैग्नेट का काम है अट्रैक्ट करना चीज़ों को, तो उसकी अपनी पर्टिकुलर फील्ड होगी, एक रेंज होगा ना, एक फील्ड होगी उसकी। उस फील्ड के अंदर जब कोई चीज़ आएगी तब वो चपकेगी, उस फील्ड से बाहर नहीं चपकेगा। इसी तरह ज़मीन जब हर बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है तो ज़मीन की अपनी कोई फील्ड होगी। ज़मीन की जो फील्ड होती है वही ज़मीन की फील्ड, जिस ज़मीन की वो फील्ड जिसमें ज़मीन अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही होती है। एक बॉडी ज़मीन के ऊपर रखी हुई है, एक बॉडी ज़मीन से दूर जा रही है, ज़मीन से दूर लेके जा रहे हैं। ज़मीन जैसे आप ज़मीन से दूर जाने का मतलब क्या हुआ? ज़मीन से ऊपर से जा रहे हैं, आसमान की तरफ जाते जा रहे हैं, ज़मीन से दूर जा रहे हैं ना अभी हम। तो ज़मीन के करीब आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़मीन की बढ़ेगी, ज़मीन से दूर जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। ज़मीन के करीब आएंगे, आप मैग्नेट के करीब आती हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, मैग्नेट से दूर जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है। करीब आती तो बढ़ती है ना। तो इसी तरह ज़मीन के करीब आओगे, ज़मीन पर, अभी हम कहाँ ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी। और मैं ज़मीन से दूर जाते रहो, हेलीकॉप्टर में बैठ के किसी भी तरीके से ऊपर जाता जाऊँ, ऊपर ज़मीन से दूर जाता जाऊँ, ज़मीन है ना, ये ज़मीन है हमारी, जो एक ही सरफेस पर हम लोग खड़े ना, बाहर निकल के जब सब ज़मीन के ऊपर ही चल रहे हैं ना भाई। ज़मीन से दूर जाओगे, ज़मीन से दूर जाते तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। सिंपल चीज़ों को समझाना ज़्यादा मुश्किल होता है, और सिंपल चीज़ें तुम लोगों को ऐसे शक्लें बना देते समझ में नहीं आ रहा। समझ में आए तो शक्ल तो बनाओ, लेकिन समझ में आ रहा है। सिंपल चीज़ें अभी तो बहुत आसान चीज़ चल रही है, तो समझा रहा हूँ तो तुम लोग शक्ल तो बना करो, समझ में आ रहा है। तो हाँ तो बोला करो, समझ में आ रहा है। शक्ल ऐसे बना दो समझ में कुछ नहीं आ रहा। ज़मीन जिस फोर्स से किसी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही होती है, तो ज़मीन अपनी फील्ड की फोर्स से खींच रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से खींच रही है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड तो है तभी तो बॉडी अट्रैक्ट कर रही है। उस फोर्स को कहते हैं फील्ड फोर्स। ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड, ज़मीन की जो फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, इसकी वजह से बॉडी अट्रैक्ट हो रही है। तो इस फोर्स को कहते हैं फील्ड फोर्स, ठीक है। ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से हर बॉडी, इसके जो भी बॉडी होती है ज़मीन तरफ आती है, तो इस फील्ड का नाम है, नया टर्म इंट्रोड्यूस करवाया, फील्ड फोर्स। ये फील्ड फोर्स कैसी होती है? ज़मीन की सरफेस पर जाओगे तो ज़्यादा होगी, ज़मीन की सरफेस से दूर होते जाओगे फील्ड फोर्स कम होती चली जाएगी। फील्ड फोर्स ज़मीन की सरफेस पर ज़्यादा होती है, तो ज़मीन की सरफेस से दूर जाते जाओगे तो फील्ड फोर्स कम होती चली जाएगी। तो ये फील्ड की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी ना, इस फील्ड की अपनी स्ट्रेंथ है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली स्मॉल g जो है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स असल में, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ जो है, यही G जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है, जो किसी बॉडी को मतलब खींच रही होती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यानी स्मॉल g बेसिकली क्या है? इस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, जिससे कोई भी ज़मीन हर बॉडी को अपनी तरफ खींच रही होती है। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो स्मॉल जी आपका है, ये एक्सीलरेशन भी इसको कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी कहते हैं। तो याद रखो स्मॉल जी को 2-3 नाम है। ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी किसे कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट जगह होती है। जैसे मैंने बताया कि ज़मीन जितनी दूर जाते जाओगे तो जी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। उस जी की वैल्यू कम होने की वजह से उस बॉडी का वेट भी कम होता जाएगा। तो बॉडी का मास भी कम होता जाएगा? नहीं, वेट कम होता जाएगा। तो स्मॉल जी की वजह से डिफरेंट प्लेस पर आपकी बॉडी का, किसी भी बॉडी का वेट चेंज हो जाता है, यानी कम हो जाता है। तो ज़मीन की जो फील्ड, ज़मीन अपने अतराफ में, ज़मीन के अतराफ में फील्ड होती है, जिसे ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, उसको स्मॉल जी से जाहिर करते हैं। इसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में इसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। और ये इसकी वैल्यू चेंज होती है। ज़मीन से दूर जाते जाओगे तो इस वैल्यू चेंज 10 जी वैल्यू 10 होती है, हमें पता है।
ज़मीन से दूर तो ज़्यादा होगा तो वो इसी वैल्यू जी की वैल्यू में फ़र्क आता है, माइन्यूट सा फ़र्क आता है, लेकिन आता ज़रूर है। उस माइन्यूट सा फ़र्क आने की वजह से उस बॉडी का वेट भी में भी माइन्यूट सा फ़र्क आ जाता है। ठीक है, अब वेट नंबर ठीक लिया यहाँ मगर यूज़ कर रहा हूँ। अब केमिस्ट्री दो।